Hello friends, I am Neerav Joshi from Satyam Classes Vadodara. Today I am taking on lecture class 11 science chapter number 1 living world. So friends, हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये चीज बता देता हूं कि आप लोगों ने अभी 11 साइंस में बायोलॉजी लेने का सोचा है। तो फ्रेंड्स, हम ये चैप्टर शुरू करने से पहले ये समझेंगे कि बायोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले ये वर्ड को समझते हैं कि एक्चुअल में बायोलॉजी है क्या। ओके, बायोलॉजी जो है वो एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है। ओके, बायोलॉजी जो हमारा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों में से बना है। वो दो शब्द कौन से है? बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, ओके, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ओके, तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। ओके, तो हमने यहां पे बायोलॉजी का मीनिंग जान लिया है। दैट मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स क्या होती है। आप लिविंग थिंग किसको बोलोगे दोस्तों? तो उसके लिए हमें मेटाबॉलिक प्रोसेस को जानना जरूरी है। तो दोस्तों, जो भी ऑर्गेनिज्म या तो जो भी चीज मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है उसे हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। हम लिविंग थिंग किसको बोलेंगे? जो भी ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, अदरवाइज वी कैन से दैट मेटाबॉलिज्म करती है, उसको बोलेंगे लिविंग थिंग्स। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है वो भी क्वेश्चन अराइज हुआ। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है उसे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसा हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू हो रही है। जैसे कि ग्रोथ, रेस्पिरेशन, ओके, फिर ऑल अदर थिंग्स। अब ज्यादा बेसिक्स के डिटेल में जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज लिविंग। हम ये भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग हम किसको कहेंगे? अदरवाइज वी कैन से लिविंग क्या है। व्हाट इज लिविंग? क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहां पे सबको। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सबसे पहली चीज होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। ओके, ग्रो का मतलब क्या होता है? यहां ग्रो का मतलब इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ओके, यहां पे ग्रो का मतलब क्या होगा? नेचुरली अगर हम देखने जाए तो ग्रो का मतलब यही होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स। ओके, तो यहां पे मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं, इंक्रीज इन मास एंड increase in number of individual are twin characteristics of growth। तो ग्रोथ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दो चीजों से। कौन सी दो चीज है? इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास। मतलब कद में बढ़ना और संख्या में बढ़ना, उसको हम बोलेंगे क्या? ग्रोथ बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे हम। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं यहां पे? हम यहां पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो हो रहा है सेल डिवीजन के थ्रू। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ओके, तो अब सबसे पहली चीज यहां पे मल्टी सेल्यूलर आया है। आपको यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के बारे में नॉलेज होगा ही। अगर नहीं है तो मैं सिंपली फटाफट बता देता हूं। यूनिक का मतलब होता है, पहले यूनिसेल्यूलर दिखा देता हूं। यूनिसेल्यूलर
ओके, यूनिसेल्यूलर का मतलब, यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब होता है वन, और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल्यूलर, दैट मीन्स सेल, मतलब जो एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं उसको हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। और मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, ओके, मल्टी सेल्यूलर हम किसको बोलेंगे, जो एक से ज्यादा सेल से बने होंगे ऑर्गेनिज्म, उसको हम मल्टी सेल्यूलर बोलेंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब होता है, पहले तो मल्टी का मतलब होगा मैनी, ओके, और सेल्यूलर का तो आपको पता ही है, सेल होगा। ओके, तो मल्टी सेल्यूलर में मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा टाइप, एक से ज्यादा सेल से बना होगा। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स को ही ले लो, मल्टी सेल्यूलर है। ओके, तो फिर अब जहां पे थे वापस वहां पे आ जाते हैं हम। तो हम यहां पे थे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो हमारा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कैसे होता है, सेल डिवीजन, मतलब सेल को डिवाइड करता है। ओके, तो उसके थ्रू वो अपना सेल डिवीजन करता है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे प्लांट जो है अपनी पूरी लाइफ स्पैन के दौरान ग्रो करता है, पर अदर एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, सर्टेन पीरियड तक ही ग्रो करते हैं, मतलब एक लिमिटेशन होती है ग्रो करने की। ओके, जैसा हमारी है किसी भी एनिमल्स की, जो सर्टेन एक पीरियड होती है लिमिट की ग्रो करने की। ओके, सबसे पहले लाइफ स्पेन, क्योंकि सेंटेंस हमारा ये आ गया कि एक्चुअल में प्लांट में लाइफ पूरी लाइफ स्पेन के दौरान होता है, तो पूरी लाइफ स्पेन में लाइफ स्पेन क्या है। तो फ्रेंड्स, लाइफ स्पेन का मीनिंग आपको समझा देता हूं। लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है कि इट इज द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। इट इज द पीरियड बिटवीन birth to natural death। It's called लाइफ स्पैन। मतलब अब आपको समझ में आएगा कि जो हमारा क्या है, प्लांट जो है वो पूरी अपनी लाइफ स्पैन के दौरान ग्रो करता रहता है, पर अदर एनिमल्स जो है वो सर्टेन पीरियड टाइम तक ही ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा। सो इसीलिए हम ग्रोथ को डेफिनाइट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो आपको ये ग्रोथ समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट, तो हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन में एक्चुअल मीनिंग क्या है, कंटिन्यूटी इन स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब क्या होता है कंटिन्यूटी इन स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू कर रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। मतलब समझ लो यहां पे दादा है, पापा है, आप हो, और आपके आने वाली जो न्यू जनरेशन है, मतलब कंटिन्यूटी हो रही है स्पीसीज के अंदर। क्या हो रही है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो आपको यहां पे भी ये चीज समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूं। कंटिन्यूटी इन स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, तो फ्रेंड्स आपको यहां पर रिप्रोडक्शन का मीनिंग एक्चुअल में समझ पड़ गया होगा कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो आपको वापस से एक बार सिंपली फटाफट बता देता हूं, रिप्रोडक्शन क्या है, कंटिन्यूटी हो रही है क्या स्पीसीज के अंदर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, अब रिप्रोडक्शन में एक्चुअल कितने टाइप्स है। ओके, तो रिप्रोडक्शन के मेनली 2 टाइप्स है। अब ये जस्ट 1 मिनट, यू टेक अनदर पेज। ओके, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप है, रिप्रोडक्शन
ओके, रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, याद रखना। पहला टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आपको ये दोनों टाइप समझ में डिटेल में आगे भी बताऊंगा, पर यहाँ पे सिंपल चीज समझ लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है। जो भी सिंगल सेल हो या तो सिंगल पेरेंट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहला लेता हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ये ज्यादातर बोर्ड की एग्जाम में पूछ लेते हैं प्लेनेरिया, जिसको हम प्लेनेरिया को हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। ओके, तो प्लेनेरिया में क्या है, जस्ट पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फ्लैट वॉर्म्स की। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। यहां पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ट्रू रीजनरेशन। ओके, ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो हिस्सा है जो अपने से अलग होकर कट चुका है, ये जो हिस्सा जो था ये ऑर्गेनिज्म का, ये वाला हिस्सा ये कट के अलग हो चुका है, और ये जो हिस्सा कट के अलग हुआ वो वापस से अपनी न्यू बॉडी को जनरेट करेगा, और न्यू ऑर्गेनिज्म या तो हम कह सकते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट हो जाएगी। यहां पे सिंपली यहां पे दिखा देता हूं। तो यहां पे एक था बर्डिंग टाइप दिखा देता हूं, सिंपल वाला। तो यहां से सिंपल फॉर्मेशन हुआ, जो बर्ड आगे जाके बड़ा होता गया। ओके, फिर ये बर्ड यहां से डिटैच होके, मतलब यहां से अलग होके, यहां से अलग हुआ और खुद एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये चीज यही समझा रही है हमें कि यहाँ पे रीजनरेशन हो, रीजनरेशन मतलब रीजनरेट होना, किसी भी चीज का रीजनरेट होना, मतलब जो लॉस्ट पार्ट है बॉडी का उसको रीजनरेट करके न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। तो प्लेनेरिया वही वर्क करता है कि जो अपनी जो लॉस्ट पार्ट है उस बॉडी का उसको रीजनरेट करता है और उसको न्यू ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कर देता है। तो रिप्रोडक्शन is the synonyms with the growth, that means increase in number of cell। सेम हुआ, क्या हुआ, पहले ये इसकी डेफिनेशन आपको दिखा देता हूं प्लेनेरिया वाली। ओके, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म regenerate the lost part of its body and become a new organism। ओके, फिर दूसरा चीज मैंने यहां पे आपको समझाई थी कि रिप्रोडक्शन इज द सिनोनॉम्स विद द ग्रोथ। रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनॉम्स है ग्रोथ के। ओके, दैट मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल हो रहा है। सो दैट वी कैन से दैट इट इज द सिनोनॉम्स विथ ग्रोथ। ओके, there are many organisms which do not reproduce like moles, steriles, worker bees in, और दूसरा सेकंड हम कह सकते हैं कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ओके, जो क्या फर्टाइल नहीं कर पाएंगे या तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो
यहाँ पे हमारी रिप्रोडक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, द अनदर कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है हमारी? मेटाबॉलिज्म, जो हमने आगे भी समझा था कि मेटाबॉलिज्म है क्या। ओके, तो हम अब मेटाबॉलिज्म के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम वापस से हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे। मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने आपको आगे भी समझाया था, फिर भी यहाँ पे हम उसकी पहली डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन एक्चुअल में क्या कहना चाहती है। तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन ये है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, ऑल द केमिकल reaction occurring in our body, occurring in our body is known as metabolism. ओके, तो मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल या तो हम बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है उसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट शो द मेटाबॉलिज्म, नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे वो मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं शो करते। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं शो करते, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मेटाबॉलिक प्रोसेस शो करते हैं। मतलब बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो रिस्पॉन्ड्स करते हैं, वो उनके पास सेंस होता है। सेंस क्या किसके लिए होता है? रिस्पॉन्ड करने के लिए। किसको रिस्पॉन्ड करने के लिए? एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ओके, तो यहां पे लिख के भी दिखा देता हूं आपको। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues। ओके, मतलब कि इन सबके अंदर, मतलब कौन से? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से, प्रोकैरियोट्स से लेकर सारे यूकैरियोट्स सबके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। अब फ्रेंड्स वापस से क्वेश्चन अराइज हुआ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। वैसे तो हमने 8, 9 और 10th में ये सारी चीजें समझी हुई है, पढ़ी हुई है, फिर भी जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या है, तो मतलब प्रो का मतलब होता है पहले, मतलब न्यूक्लियस। किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जो यूकैरियोट्स है उसको हम क्या कहेंगे? जिसका सेल वेल डेवलप्ड है, जिसका सेल का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। तो और उस तरीके के ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर उनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, उसको हम यूकैरियोट्स कहेंगे। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो अभी तक डेवलप हो रहा है या तो डेवलप नहीं हुआ है, उसको हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मीनिंग भी आपको पता चल चुका है। तो अब आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ आ गई होगी। तो हम मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम एक्चुअल में कह सकते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये हमारी जो कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है मेटाबॉलिज्म, वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम हमारे इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके आगे भी चालू लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। और आपको ये लेक्चर में किसी भी टाइप का डाउट वगैरह है या कुछ क्वेरी आ रही है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वापस से आपको कमेंट रिलेटेड टॉपिक समझा दूंगा। ओके, तो हमारे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।